एक सीधा साधा डिलीवरी बॉय हर रोज की तरह ऑर्डर लेकर एक फ्लैट पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला, सामने खड़ी थी एक लड़की, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई चीख छुपी थी। वो बोली कम, लेकिन कमरे में पसरे सन्नाटे ने बहुत कुछ कह दिया। और फिर बस एक नज़र उस घर के अंदर गई और उस लड़के की रूह कांप उठी। एक ऐसी सच्चाई जो किसी इंसान को हिला सकती है। अब सवाल यह था, वह लड़का सोच रहा था यहाँ से चुपचाप चला जाऊं या कुछ ऐसा कर जाऊं, लेकिन लड़के ने जो किया जानकर सब हैरान थे। उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देख करके वो लड़का घबरा गया था। तो साथियों, यह कहानी एक फैसले की है, एक ऐसे मोड़ की जहां इंसानियत इम्तिहान से गुजरती है। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की और भी मोटिवेशनल कहानी हम आपको लेकर के आते रहें। दोस्तों, यह सच्ची कहानी दिल्ली की है, जहां दिल्ली शहर की सबसे महंगी सोसाइटी पुष्पा गैलेक्सी अपार्टमेंट, जिसकी ऊंचाई इमारतें सीधे आसमान से बातें करती हैं, वहीं की 12वीं मंजिल पर एक सजी समरी बालकोनी में बैठी एक कविता। एक ऐसा नाम जिसे उसकी कंपनी में लोग स्टार परफॉर्मेंस कहते थे। ब्रांडेड कपड़े, बड़ी गाड़ी, सॉफ्ट लाइनिंग वाला आलीशान ड्राइंग रूम, सब कुछ था उसके पास। पर उस दिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, बिखरे बाल और हाथ में थमे हुए फोन ने कुछ और ही कहानी कह दी। डिलीवरी बॉय आया, घंटी बजाई, कविता कुछ सेकेंड तक बिना हिले बैठी रही, मानो बाहर की दुनिया की हर आवाज अब उसके लिए बेईमानी हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे उठी और दरवाज़ा खोला। देखा सामने 24 साल का लड़का खड़ा था, सादा कपड़ों में, बाइक से आया हुआ। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन कविता के चेहरे पर ना कोई भाव था, ना कोई शब्द। उसने बिना कुछ बोले खाना लिया, फोन में पेमेंट किया और दरवाज़ा बंद करने को हुई। तभी वह लड़का धीरे से बोला, मैडम, एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? कविता के माथे पर हल्की सी सिकनाई कुछ सेकंड उसकी आंखों में झांकती रही, फिर जैसे बेमन से मुड़कर अंदर गई। उसने बिना रुके, बिना कुछ पूछे सिर्फ एक गिलास उठाया और फिल्टर से पानी भरने लगी। और तभी डिलीवरी बॉय की नज़र पड़ी उस कमरे के कोने में, साफ सुथरे महंगे पर्दों के पीछे झांकती हुई एक रस्सी जो पंखे से लटक रही थी। उस रस्सी को देखकर उसने समझने में तनिक भी देर नहीं लगी। दोस्तों, इस घर में भले ही महंगी लाइटें जल रही हैं, लेकिन किसी का मन पूरी तरह से बुझ चुका है, टूट चुका है। उसे झटका लगा, पर उसने खुद को संभाला जैसे कुछ ना कुछ हो। और जैसे ही कविता पानी लेकर वापस आई, उसने गिलास लेते हुए धीमे से कहा, मैडम, अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। कविता ने उसकी तरफ देखा। उसकी थकी हुई आंखों में झुंझलाहट थी और बेजारी से बोली, तुम लोगों को अपनी औकात में रहना चाहिए। पानी मांगा था ना, कहने का हक किसने दिया है? डिलीवरी बॉय थोड़ा सा कसकसाया, लेकिन डरा नहीं। वो एकदम शांत स्वर में बोला, मैं चला जाऊंगा मैडम, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर चाहे दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा या मुझे यहाँ से भगा दीजिएगा। कविता के पैर वहीं रुक गए। शायद किसी ने बहुत दिनों बाद उससे बिना मतलब के कुछ कहा था। बस एक इंसान बनकर उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोली, ठीक है, कहो। डिलीवरी बॉय ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैंने अंदर देखा है मैडम, पंखे से बंधी रस्सी को। क्या आप सच में वही करने जा रही हैं जो मैं सोच रहा हूं? एक पल में सब रुक गया। कविता की आंखें भर आई, हट कांपने लगे, होंठ कांपने लगे और उसने बहुत धीमे से कहा, हाँ, अब मैं और नहीं लड़ सकती, सब खत्म हो चुका है। और वो फूट पड़ी जैसे कोई महीनों से अपने अंदर जमी बर्फ अचानक पिघल गई हो। डिलीवरी बॉय ने पास आकर गिलास नीचे रखा और बोला, मैडम, एक बात कहूँ, आपके चेहरे से नहीं लगता कि आप हार मानने वाली में से हो। जिसमें मैं खड़ा हूँ, उस घर की दीवारें चीख चीख कर बता रही हैं
कि यहाँ कोई सपना टूटा है, लेकिन आप अभी भी सांस ले रही हैं, मतलब कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। कविता वर्मा एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही गांव के लोग कहा करते थे, वो तो दयानंद बाबू की बिटिया है, जो गांव के बिजौलीपुर के सबसे इज्जतदार और साफ छवि वाले इंसान थे। दयानंद वर्मा 2 बार प्रधान रहे, हजारों लोगों की मदद की, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना एक ही इंसान था, उनकी बेटी कविता। उनकी पत्नी का निधन कविता के जन्म के वक्त हो गया था और उनकी उसी दिन से दयानंद बाबू ने ठान लिया था कि अब उनकी दुनिया सिर्फ यही बच्ची है। वह खुद अपनी बच्ची की चोटी बनाते, स्कूल छोड़ने ले जाते, रोटियां बेलते और कभी कभी दोपहर को स्कूल के पास खड़े होकर बस उसे एक नज़र देखने की जिद करते। गांव वाले ताने मारते, दयानंद अब औरतों वाले काम करता है, पर वह मुस्कुरा देते थे। कहते, जिस दिन मेरी बिटिया किसी ऊंचे ओहदे पर बैठेगी ना, उस दिन यही गांव वाले मुझे राम राम करेंगे। कविता भी अपने पिता की उम्मीद पर खरी उतरी, हर क्लास में टॉप किया, हर रिटन टेस्ट में सबसे आगे रही और जब उसने 12वीं के बाद पूरे राज्य में टॉप किया, तब दयानंद की आंखों में चमक के साथ आंसू भी आ गए थे। उन्होंने खुद ही शहर जाकर कॉलेज खोजा, हॉस्टल देखा और कविता का एडमिशन आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में करा दिया। कविता जैसे जैसे शहर की दुनिया में कदम रखती गई, उसने सपनों को और भी उड़ान मिलती गई। बीटेक की डिग्री, फिर उसी के साथ मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी। शुरुआत ही में उसे 80,000 रुपये महीने से मिलने लगे। अब हर महीने कविता खुद अपने लिए खर्च करती, ब्रांडेड जूते, डिनर पार्टी, इंस्टाग्राम की स्टोरी। लेकिन हर महीने की 5 तारीख को एक चीज हमेशा होती, पिता के खाते में 15,000 रुपये ट्रांसफर करती थी। वो कभी कम नहीं होता था और दयानंद बाबू हर महीने वो पैसे निकालते नहीं थे, बस एक बैंक स्टेटमेंट देखकर आंखें भर लिया करते। वो कहा करते थे, मेरी बेटी अपने दम पर कमाती है, इससे बड़ी पूंजी क्या होगी। धीरे धीरे कविता ने एमटेक में एडमिशन भी ले लिया और जब उसकी सैलरी लगभग 2 लाख पहुंची तो उसने खुद का एक फ्लैट खरीद लिया। पुष्पा गैलेक्सी में शहर का सबसे महंगा, सबसे स्टाइलिश अपार्टमेंट, नया फर्नीचर, ब्रांड न्यू कार और लोन की किस्तें। हर चीज के पीछे बस एक ही सोच थी, मैं अब किसी पर निर्भर नहीं हूँ। उधर गांव में दयानंद बाबू अब उम्र दरार हो चुके थे, बीमारियां दस्तक दे चुकी थीं, अकेलापन सिर चढ़ने लगा था। तो उन्होंने कविता को फोन किया, बिटिया अब तू आजा, नौकरी भी कर ली, पढ़ाई भी हो गई, अब तेरे लिए एक अच्छा लड़का देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ तेरा घर बस जाए। पर कविता अब हर शहर की चमक चकाचौंध हो चुकी थी, उसने टाल दिया। फिर धीरे धीरे आवाज ऊंची होने लगी और एक दिन एक कॉल पर यह शब्द निकले, पापा मेरी जिंदगी में अब शादी कोई प्राथमिकता नहीं है और प्लीज आप मुझे बार बार यह शादी वाली बातें ना कहा करें। वो कॉल उनके रिश्तों का आखिरी कॉल बन गया। दयानंद बाबू ने जवाब में बस इतना कहा, ठीक है बिटिया, अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। याद रखना, यह रिश्ता अगर कभी टूटा तो दोबारा जुड़ना आसान नहीं होगा। और उसके बाद 2 साल ना कोई बात, ना कोई खबर, ना कोई त्योहार की बधाई, ना ही कोई तीज त्योहार का जिक्र। कविता अब पूरी तरह अकेली थी, पर बाहर से देखो तो जिंदगी बहुत शानदार लगती थी। लेकिन समय कभी किसी का नहीं होता। शहर की सबसे ऊंची इमारत में कविता का वह फ्लैट अब भी वैसा ही था, पर उसके अंदर रहने वाली कविता वैसी नहीं रही थी। कभी जो आंखें सपनों में भरी रहती थीं, अब उनमें सिर्फ थकावट और चिंता की लकीरें थीं। एक सुबह ऑफिस से अचानक एक मेल आया, ड्यू टू कॉस्ट कटिंग योर रोल हैज बीन डोलवेड, प्लीज कंडीशन दिस एस योर ऑफिशियल रिलीज। उस मेल को पढ़कर कविता को
कुछ सेकंड तो यकीन ही नहीं हुआ। जिस लड़की ने उस कंपनी को अपनी जवानी के सबसे सुनहरे साल दिए थे, उसके नाम हर साल का परफॉर्मेंस अवार्ड था, वह अब एक झटके में नौकरी से बाहर कर दी गई थी। कविता घबरा गई। उसने मैनेजर को कॉल किया, एचआर से बात की, पर जवाब एक ही था, यह फैसला ऊपर से आया है, हम कुछ नहीं कर सकते। और यहीं से शुरू हुआ कविता के अकेलेपन का संघर्ष। बाहर से सब कुछ वैसा ही था, वही महंगी कार, महंगी बालकनी, वही गार्डन व्यू, पर अब हर चीज बोझ बन गई थी। फ्लैट लोन पर था, कार लोन पर थी, फर्नीचर ईएमआई पर था और हर महीने लाखों की किस्त। कविता की नींद छिनने लगी थी। दोस्तों से मदद मांगी पर जवाब मिला, यार तुझे तो 2 लाख की सैलरी मिलती है, तू तो संभाल लेगी खुद, हमें खुद संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमारी तंगी इतनी है कि कुछ ही पैसे मिलते हैं, उसमें घर का ही खर्चा चल पाता है। वो जिन लोगों के लिए पार्टियों के पैसे लुटाया करती थी, वही अब उसका फ़ोन तक नहीं उठाते थे। दिन बीतते गए, इंटरव्यू दिए, पर दिमाग इतना बोझिल था कि किसी सवाल का ढंग से जवाब नहीं दे पाती। कभी लैपटॉप के आगे बैठकर रोती रहती, कभी दरवाजे की घंटी पर डर जाती, कहीं बैंक वाला तो नहीं आया। परेशानी उस हद तक बढ़ चुकी थी कि कई बार वो आधी रात को उठकर छत पर जाती और बस एक लंबी सांस लेती, जैसे खुद से लड़ रही हो। रुक जा कविता, रुक जा। पर एक दिन थक गई। उसने अलमारी से एक रस्सी निकाली, अपने ही ड्राइंग रूम के पंखे पर गांठ बांधी और फिर खुद से कहा, अब बहुत हुआ, अब और नहीं। न जाने क्यों उस रस्सी को बांधने के बाद वो सीधा किचन में चली गई। उसने सोचा कम से कम जाने से पहले अच्छा सा कुछ खा तो लूं, लेकिन किचन में झांका तो खाली गैस स्टोव, खाली फ्रिज और पुराने बर्तन पड़े थे। बस एक ही ख्याल आया, ऑर्डर कर लेती हूँ, आखिरी बार कुछ पसंद का खा लूँ। उसने फ़ोन उठाया और फूड डिलीवरी ऐप खोला, कुछ चुना और ऑर्डर कर दिया। वो वापस सोफे पर बैठ गई। कुछ यादें, कुछ पछतावे, कुछ पलों की फिल्में उनके दिमाग में चलने लगी थीं। और तभी डोरबेल बाजी। वो उठी, दरवाज़ा खोला, सामने वही डिलीवरी बॉय खड़ा था और उस एक छोटे से इंसान ने, जिसके पास ना बड़ी डिग्री थी और ना बड़ी नौकरी, सिर्फ एक दिल था, उसने कविता की जिंदगी की सबसे लंबी रात को रोक दिया। डिलीवरी बॉय ने चुपचाप गिलास नीचे रखा और बहुत नरमी से कहा, मैडम मैं जानता हूँ आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन क्या बात पूछ सकता हूँ? कविता अब चुपचाप एक कोने में बैठ चुकी थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, आपने अपने पापा से आखिरी बार क्या मांगा था? उसने पूछा। कविता थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, एक साइकिल, जब मैं 7 साल की थी। और कितने दिन में मिली थी? अगले ही दिन। पर पापा ने बहुत डांट लगाई थी, बोले थे सड़क पर सीधे चलना, गड्ढे में मत गिरना, चोट ना लग जाए। डिलीवरी बॉय मुस्कुराकर बोला, तो फिर सोचिए, जो बाप अपनी 7 साल की बेटी को साइकिल दिलाकर उसके गिरने से डरता था, वो अगर जान गया कि उसकी बेटी आज खुद को खत्म करने जा रही है, तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे? कविता की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसकी सांसें भरी की भरी रह गईं, उसकी सांसें भारी हो गईं। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। डिलीवरी बॉय आगे बोला, मैडम मैं अमीर नहीं, ना आपके जैसे फ्लैट में रहता हूँ, लेकिन मेरी माँ बीमार है और मैं जो भी कमाता हूँ उसी का इलाज करवाता हूँ। मैं भी कई बार थकता हूँ, हार जाता हूँ, लेकिन हर बार जब माँ की आंखों में थोड़ा सुकून देखता हूँ, मुझे लगता है मेरी जिंदगी बेकार नहीं गई। आपके पास तो सब कुछ है, एक पिता हैं जिनके पास जमीन है, पैसा है, लेकिन उनकी गोद में बैठकर 2 शब्द भी नहीं कह पा रही। एक बार उन्हें फोन कर लीजिए। कविता की उंगलियां कांप रही थीं। फोन हाथ में उठाया और कांटेक्ट में वो नाम खोजा जो 2 साल से अनदेखा पड़ा था। उस फोन ने कविता को हिलाकर रख दिया।
और वो बस चिल्लाकर रोने लगी, पापा मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। बेटी तू ठीक है ना? क्या हुआ बेटा, बोलना। पापा मैं हार चुकी थी, सोच रही थी अब सब कुछ खत्म कर दूं, लेकिन वो फप फप करके रो रही थी। बस अब कुछ नहीं सुनना है, मैं आ रहा हूं अभी, चाहे 4 घंटे चाहे 8, तू कहीं नहीं जाएगी। और हाँ, तेरे बाबा की कसम तू घर पर ही मिलनी चाहिए। कविता फोन पकड़े जमीन पर बैठ गई, जैसे सारे बोझ उसी पल उतर गए हों। डिलीवरी बॉय वहीं पास बैठा था, उसने अपना फोन साइलेंट कर दिया जो लगातार बज रहा था, और कविता के पास चुपचाप बैठा रहा। कुछ घंटे बीते और फिर सोसाइटी के बाहर एक कार आकर रुकी। सफ़ेद कुर्ता पहने, आंखों में चिंता और दिल में बेताबी लिए दयानंद वर्मा भागते हुए ऊपर आए, और जैसे ही कविता को देखा उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। बेटी तू अगर कुछ कर लेती तो मैं जिंदा नहीं बचता। दोनों वहीं फर्श पर बैठकर एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। और फिर कविता ने धीरे से कहा, पापा मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं फिर से आपकी वही कविता बनना चाहती हूँ। सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन कविता के चेहरे पर पहली बार रात भर की नींद के बाद एक सुकून दिखा। उसने अपने पिता का हाथ थाम रखा था और वह दोनों अब इस शहर से दूर जाने के लिए तैयार थे, उस गांव की तरफ जहां से कभी कविता ने उड़ान भरी थी। पुष्पा गैलेक्सी अपार्टमेंट में रखे सारे सामान को बंद किया गया, और वही फ्लैट जो कभी उसके सपनों की मंजिल था अब किराए पर दे दिया गया। कविता अब अपने बाबा के साथ गांव बिजौलीपुर लौट आई थी, पर इस बार कुछ अलग था। अब वह टूट चुकी थी, लेकिन उससे ज़्यादा जुड़ चुकी थी। वह सुबह जब वो अपने पिता के साथ आंगन में बैठकर चाय पी रही थी, दयानंद बाबू ने पूछा, बिटिया अब आगे क्या सोच रखा है? कविता मुस्कुराई, जो आप कहें पापा, अब कोई फैसला आपकी मर्जी के बिना नहीं होगा। दयानंद बाबू थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, फिर सुन, मैं चाहता हूं तू शादी कर ले। कविता ने आंखें नीचे कर लीं और धीरे से कहा, जिसमें आप चाहें पापा, मैं मानूंगी। बाबा ने उसकी आंखों में देखा, मैं चाहता हूं तू उसी लड़की से शादी कर ले जो उस दिन तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनकर आया था। वो डिलीवरी बॉय? कविता ने चौंक कर देखा। पापा, हाँ, जो इंसान बिना जान पहचान के तुझे जिंदगी की ओर खींच लाया, जो खुद मुश्किलों में जी रहा था लेकिन तुझे 4 घंटे तक छोड़कर नहीं गया। उसे अगर मेरा दामाद बनाना पागलपन है तो मैं इस पागलपन पर गर्व करता हूँ। कविता की आंखें भर आईं और उसने चुपचाप सिर झुका लिया। उसी दिन पिता बेटी दोनों शहर गए उस फ्रूट डिलीवरी एजेंसी में और पूछा, कृपया उस लड़के का पता बता दीजिए जिसने 5 दिन पहले पुष्पा गैलेक्सी में डिलीवरी की थी। कुछ कागज पलटे गए और उसका पता मिल गया। वह दोनों पहुंचे एक तंग सी बस्ती में जहां झोपड़ियों की कतार थी, धूल भरी गली और गरीबी की सच्चाई साफ दिखती थी। एक छोटे से घर में बिस्तर पर लेटी एक बुजुर्ग महिला थी जिसकी आंखों में बीमारी और शरीर में कमजोरी थी। वो कविता और उसके पिता को देखकर चौंक गई। बेटा, कौन हो तुम? दयानंद बाबू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ जी, हम आपके बेटी की वजह से जिंदा हैं और आज उसी बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। बुजुर्ग महिला के हाथ कांपने लगे। नहीं साहब, हम गरीब हैं, हमसे मजाक मत करिएगा। नहीं माँ जी, यह मजाक नहीं है, यह एक पिता की ख्वाहिश है, खुशियां हैं उस बेटे के लिए जिसने मेरी दुनिया मुझे लौटाई। फिर उन्होंने सारी कहानी बताई। तभी लड़का आरब घर लौटा। कविता और आरब की नजरें मिली। आरब ने साकते हुए कहा, अंकल जी, आप यहाँ? कविता ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी का
वो सफ़र बनना चाहोगे जिसे मैं अब कभी नहीं खोना चाहती। आरब की आंखें भर आईं और वह चुपचाप हाथ जोड़कर बोला, यह मेरा सौभाग्य होगा। कुछ ही हफ्तों में गांव में शादी हुई। धूमधाम नहीं थी, पर सादगी में जो अपनापन था वह किसी महल से कम नहीं था। आरब अब गांव में कविता के साथ रहता है, अपने ससुर के खेत देखता है, माँ का इलाज कराता है और कविता एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफार्म से बच्चों को पढ़ाती है ताकि वह अपनी तरह किसी और की जिंदगी को रोशनी दे सके। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बात सिखाती है, जिन रास्तों पर हम टूटते हैं वहीं से फिर जुड़ सकते हैं। बस कोई चाहिए जो हमें थाम ले। और अब सवाल आपसे, अगर आप कविता की जगह होते तो क्या आप दोबारा अपने पिता को फोन करते? क्या आप उस अनजान डिलीवरी बॉय की बात सुनते? क्या आप फिर से जीने की हिम्मत जुटा पाते? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक बात किसी टूटे हुए इंसान के लिए उम्मीद बन जाए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।